नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मंगलवार को शहडोल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कास्ट सेंसस को लेकर के एक बार फिर से केंद्रीय सरकार को घेरने की कोशिश की। और राहुल गांधी क्योंकि आदिवासी बाहुल्य इलाके में भाषण कर रहे थे, तो इस बार उन्होंने उदाहरण भी आदिवासियों का केंद्रीय बजट में भागीदारी का दिया। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्रीय सरकार का कितना पैसा किस पर कैसे खर्च हो, इस बात का फैसला केंद्र सरकार के 90 सेक्रेटरीज करते हैं और इन 90 सेक्रेटरीज में से यदि 100 रुपए वो खर्च करते हैं तो आदिवासी अफसर सिर्फ 10 पैसे का ही फैसला कर पाते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश को बीजेपी और आरएसएस की प्रयोगशाला बताते हुए प्रदेश में हो रहे तमाम घोटाले भी गिना दिए। उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब में कहा है कि जिस तरह की प्रयोगशाला आरएसएस और बीजेपी की मध्य प्रदेश है, वैसी प्रयोगशाला गुजरात भी नहीं है। तो हमारा आज का सवाल है कि राहुल गांधी की ये जो कास्ट सेंसस की जो डिमांड है, मांग है, क्या ये मध्य प्रदेश में होने वाले चुनावों में क्या एक मुद्दा बनेगी, और यदि बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी के पास इसकी क्या काट हो सकती है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, राहुल गांधी बार बार जो है कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। पहले शाहजहांपुर आए थे तो भी उन्होंने कास्ट सेंसस की बात की थी और आज जो है फिर से शहडोल में कास्ट सेंसस की बात की है। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में चुनावों में कास्ट सेंसस एक मुद्दा बन सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले दिनों जो चीज उभर के आई, पहली चीज तो ये है कि जिसको आदिवासी स्टेट कहते थे, ट्राइबल स्टेट कहते थे, और या फिर राजाओं की स्टेट कहते थे, रियासतें, सामंत, चाहे वो सिंधिया घराना हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो या दूसरे राजघराने, बहुत सारे हैं। तो पहली बार एक चीज आई कि मध्य प्रदेश में ओबीसी, एससी, एसटी इनका अनुपात बहुत बड़ा है और इसका प्रमाण हम देख रहे हैं 2003 के बाद से मध्य प्रदेश की कुर्सी ओबीसी के हाथ में है। तो राहुल गांधी अब जो कह रहे हैं, क्योंकि जो खेल पहले बीजेपी खेलती थी, वो पहले आप याद करो प्रधानमंत्री ने खुद ने अपनी जात बताई है। अब राहुल उसी पिच पर पहुंच गए हैं। उन्हें मालूम है कि देश में ओबीसी ज्यादा है और एससी एसटी का अनुपात तो पता ही है। अब मध्य प्रदेश में अगर एसटी की बात करेंगे, क्योंकि एसटी बहुतायत में 47 सीट्स हैं जो वो तय करते हैं। इसके अलावा 100 सीटें ऐसी हैं जिन पे उनका इम्पैक्ट रहता है और वो चाहे अगर एक तरफ हो गए तो वो चुनाव की दिशा बदल सकते हैं। तो ऐसे में ये बहुत सोचा समझा सुनियोजित दांव है। मुझे चल भी सकता है, चलेगा, क्योंकि अब हर जगह बिहार से जो शुरू हुआ है, अब जाति का मामला पहले बीजेपी ने बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, ये ओबीसी की बात कर रहे थे, ओबीसी की बात करते करते जब जातीय गणना पर बात आई तब ये पीछे हट रहे हैं। अच्छा सर, इस पे हम अभी बात करेंगे, लेकिन पहले जैसे जब वो शाहजहांपुर आए थे राहुल गांधी, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि 90 सेक्रेटरीज जो है इस देश को चलाते हैं और वो जो 100 रुपए अगर देश में अगर खर्च हो रहा है, वो कैसे खर्च हो रहा है, किस पर खर्च हो रहा है, इस बात का फैसला अगर जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं वो सिर्फ 5 रुपए तक का फैसला ले पाते हैं। लेकिन आज जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, वो कह रहे हैं कि आदिवासियों का जो भागीदारी है वो सिर्फ 10 पैसे को लेकर के है। ये सच है जी कि आईएएस आईपीएस ऑल इंडिया सर्विसेज में एसटी जी कम है। नहीं, लेकिन सर उनका रिजर्वेशन तो जितना पॉपुलेशन के अनुपात से है ही। जो एक और चीज है ना, रिजर्वेशन जो मिल रहा है उस हिसाब से चले, लेकिन उस तक पहुंचने वाले भी नहीं है ना। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, जो स्टेट सर्विसेज में उतने ट्राइबल नहीं है जितने एससी है। ये एक बड़ी बात है। और दिल्ली के लेवल पे अगर आप देखें तो जो आईएएस अफसर पहुंचे हैं, अगर पहुंच भी गए हैं, तो जो जिनको डिसीजन मेकिंग के पावर्स हैं, उस कुर्सी तक आदिवासी नहीं पहुंचता है। राहुल गांधी जो मुद्दा उठाना चाहते हैं, वो जो कहना चाहते हैं, वो ठीक से कह नहीं पाए मुझे लगता है। वो सीधे कहते हैं कि रिजर्वेशन के बाद भी केंद्र सरकार में जो पद फैसला करने वाले पद हैं, जो निर्णय लेने वाले पद हैं, उन तक आदिवासी अफसर नहीं पहुंच पाता है। ये वो कहना चाहते हैं। अच्छा सर, एक और उन्होंने जो आज बात कही, उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी की जो किताब है उसका जिक्र किया और कहा कि उन्होंने अपनी किताब में कहा है कि मध्य प्रदेश जो लैब है आरएसएस और बीजेपी का, उस तरह का लैब गुजरात भी नहीं है। तो कहते जब वो भाषण देने के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि इस लैब में देखते हैं होता क्या क्या है, और फिर तमाम स्कैम्स गिना दिए कि व्यापम स्कैम इस लैब में हो रहा है, बच्चों का पोषण आहार इस स्कैम लैब में उड़ाया जा रहा है, महाकाल घोटाला इसमें हो रहा है और आदिवासियों के ऊपर पेशाब भी हो रहा है। तो सर ये जो राहुल ने मुद्दा उठाया है जी, ये उनकी राजनीतिक परिपक्वता जो अब वो पप्पू नहीं रहे हैं, क्योंकि ये सच है। हम लोग भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश संघ और बीजेपी की
प्रयोगशाला रहा है, यहीं से खड़े हुए हैं। जो जिन्होंने बीजेपी स्थापित की उसके 3 बड़े कर्णधार अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और विजयाराजे सिंधिया, ये तीनों मध्य प्रदेश के थे। आडवाणी जी का पहला जो चुनाव जहां से पहुंचे और उनका बड़ा लगाव रहा है। तो मध्य प्रदेश में संघ और बीजेपी, आप देख लो आज भी नए नए प्रयोग जो राहुल जिन चीजों की कही है। सबसे पहले व्यापम ले लो, उस व्यापम में अगर सरकार शामिल थी तो संघ भी शामिल था, उन सबके भी नाम आए थे, बड़े बड़े नाम आए थे। आप याद करिए, संघ के बड़े पदाधिकारियों के नाम आए थे, चिट्ठियां आई थी, सीबीआई की जांच के बाद वो चीजें नहीं आई, लेकिन उस जो एंगल राहुल ले रहे हैं वो तो साबित है। अच्छा सर, लेकिन जब आपने जैसे कहा कि भाई बीजेपी ने तो यहाँ ओबीसी मुख्यमंत्री दिया है, पिछले 15 साल 20 साल से लगभग यहाँ पे ओबीसी मुख्यमंत्री रहे। उमा भारती भी ओबीसी वर्ग से आती थी, बाबूलाल गौर भी उसी वर्ग से आते थे, फिर शिवराज सिंह चौहान भी उसी वर्ग से आते थे। तो बीजेपी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कैसे इस वाले मुद्दे में कांग्रेस पार्टी से पिछड़ रही है, आप बताइए। दरअसल क्या है कि बीजेपी का जो फैसला इस मुद्दे पर हो रहा है वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, स्टेट की लीडरशिप नहीं कर पा रही है, ना उसकी से है। जो फैसला दिल्ली करेगी उस पर बीजेपी की स्टेट यूनिट को चलना पड़ेगा, मध्य प्रदेश को चलना पड़ेगा। अब जो दिल्ली कह रही है उसके अलग नहीं जा सकते, अन्यथा जो कुछ है वो सब सामने है। आप देखें तो ओबीसी या दूसरी जातियों का मतलब मैं तो ये कहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में तमाम जातियों को पिछले कुछ महीनों में तो ऐसे वर्गीकृत किया है कि सरकार अलग अलग जाति के लिए एक एक डिपार्टमेंट बना रही थी। जैसे कल उन्होंने परशुराम वो बना दिया है ब्राह्मणों के लिए, तो उन्होंने तो ऐसा बाइफरकेट करने की कोशिश की हर जाति को, ताकि वो ये कह सके हम सबके साथ हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो आती है वो ये है कि वो अभी भी बहुत बड़ा वर्ग है उन जातियों का जिनको, जैसे उत्तर प्रदेश में अलग अलग पावर में आए, छोटे छोटे ग्रुप्स में पार्टियों में उभरे, तो वो स्थिति जब आएगी जो राहुल कह रहे हैं, जब वो जनगणना होगी तब अपना हिस्सा मांगने के लिए दूसरे लोग भी निकलेंगे। कोई ओबीसी में पिछड़े और अति पिछड़े भी हैं। अच्छा, हम जिन्हें ओबीसी समझ रहे हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी है उनकी। अच्छा सर, मध्य प्रदेश में अभी पिछले अगर आप 5-6 महीने देखें या उससे थोड़ा और अधिक समय देख लें तो यहाँ कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से सॉफ्ट हिंदुत्व की हो रही थी। कमलनाथ लगातार अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं और हैं भी, वहां पे जाके उन्होंने मंदिर भी बनाया छिंदवाड़ा में। और उसके अलावा आप उनका सोशल मीडिया साइट्स पे उनका फोटोग्राफ देख लीजिए, वो भगवे वस्त्र धारण किए हुए बैठे हुए। मतलब ओवरऑल कांग्रेस पार्टी जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चल रही थी। तो हमारी पहले भी बात हुई, कहा यही जाता था कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदू और मुस्लिम में पोलराइजेशन कराने में कामयाब ना हो, इसलिए सॉफ्ट हिंदुत्व का जो है प्लैंक लेकर के जो है कमलनाथ मध्य प्रदेश में आए हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो कास्ट सेंसस है ये बीजेपी का जो मेजॉरिटेरियन पोलराइजेशन है, मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स है, उसका जवाब है? मुझे ऐसा लगता है कि जो कोशिश हिंदू मुस्लिम के नाम पर बीजेपी कर रही थी, अब कास्ट सेंसस के आधार पर वो कांग्रेस करने जा रही है, क्योंकि अब मुसलमान अलग हो जाएंगे। जो चंक है हिंदू जिसके ऊपर ये रिलाई करते हैं उसके भीतर जब जातियां बटेंगी, और जैसे आज उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए अफसर 10% फैसला कर पाते हैं, संसद में उन्होंने कहा था कि 90 में से 3 ओबीसी सेक्रेटरी हैं। तो ये जो चीजें उठा रहे हैं ये एक सोची समझी चाल है जिसके तहत वो अब विद इन द हिंदू प्लैंक जिसको कहें, वो हिंदू जो ग्रुप जिसको अब इन्होंने ताकतवर बनाया है पिछले सालों में, आप देखें तो भगवा धारण करने वाले लोग ज्यादातर पूरे देश में जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उनकी जाति अगर पता किया जाए तो वो ओबीसी है, दूसरे उससे आते हैं। वो जातियां जिनको बहुत ज्यादा मान्यता नहीं, जिनको बारे में नहीं जानते, उससे आते हैं। और ये पहली बीजेपी की एक सफलता थी कि उसने भगवा को नीचे तक पहुंचा दिया था। अब जब उसमें विभाजन होगा तो उसका असर तो बीजेपी पर ही पड़ेगा। मेरा फाइनल सवाल आपसे सर, जैसे आपने कहा कि भाई जितना भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को नीचे तक पहुंचाया, उसमें जितने एजिटेशन हुए या जो उनका काम करते थे उसमें अगर जाति देखी जाए तो मेजॉरिटी लोग ओबीसी थे। तो जो कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन जो आवाज उठा रहा है उसको मानने में भारतीय जनता पार्टी को क्या प्रॉब्लम? क्योंकि आफ्टरऑल ये तो उन्हीं के वर्कर्स हैं, तो उन्हीं को कंसोलिडेट करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, अब दरअसल यही तो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि ये एक झुंड बना लेते थे। अच्छा, एक झुंड में घेर के लाए इन्होंने, उस झुंड के भीतर क्या है ये नहीं पता लगने दे रहे थे। तो जो लीड कर रहा है वो कह रहा है, मैं जैसे प्रधानमंत्री खुद को घांची तेली बता के ओबीसी कहते थे,
पर जो खड़े हुए हैं उसमें वो कौन कौन किसके किसके हैं, जिस दिन ये पता लग जाएगा कि इस झुंड में अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग समूहों के लोग हैं जिनकी विचारधाराएं अलग हैं, सारा सब कुछ अलग है, तो एक बड़ी दीवार फिर खड़ी होगी, उस ग्रुप के उस समूह के भीतर बंटवारा होगा। इससे बीजेपी डरी हुई है। तो मध्य प्रदेश में और राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में अभी चुनाव है, वहां पर कास्ट सेंसस को लेकर के कितना बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी बनाने में कामयाब होती है, ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन एक बात अभी जरूर साफ हो रही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मेजॉरिटी कम्युनिटी को एक लामबंद किया था, अपने साथ जोड़ा था, उसकी काट शायद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ओबीसी रिजर्वेशन और ओबीसी की जो जातीय जनगणना की मांग है, जिसके तहत ओबीसी की रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, उसमें शायद ढूंढ रही है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।